बात है 1215 की, यानी 13वीं सदी की। हुआ क्या था, इंग्लैंड का राजा था जिसका नाम था जॉन। उसने पहली बार अपनी जनता और जो सामंत थे उनको लिखित रूप से कुछ बुनियादी अधिकार दिए थे, फंडामेंटल, है ना। तो वो जो जिस लेटर में लिखा गया था ना, उसको बोलते हैं मैग्ना कार्टा। तो ऐसे ही हमें लिखित में जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो मिले हैं हमारे संविधान में। जैसे ब्रिटेन के अंदर राजा की तानाशाही रोकने के लिए मैग्ना कार्टा आया था। तो हमारी जैसे सरकारें हैं, भले भारत सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, वो नागरिकों के ऊपर तानाशाही ना करे, उसके लिए मिले हुए हैं हमें अधिकार। ये भाग 3 में है ना। वैसे तो ये स्टार्ट में है तो आपको पता रहेगा, लेकिन 3 और ए सिमिलर सा है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि भाग 3 में क्या है, अधिकार है हमारे। अनुच्छेद कौन कौन से हैं, 12 से 35 तक है। तो इसके अंदर क्या चीजें हैं, मान लो कि आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट हो किसी के, और आपने वहां पे एक नियम निकाल दिया कि कल से कोई भी व्यक्ति 8 बजे के बाद बाहर नहीं निकलेगा। अब वहां के लोग क्या कहेंगे कि हमारा जो प्रेसिडेंट है वो तो हमारी आजादी पर हमला कर रहा है। तो उस आजादी को बचाने के लिए क्या है, मूल अधिकार। वैसे तो ये मूल अधिकार हमें स्टेट के अगेंस्ट मिले हुए हैं, जो हमारी सरकार है उसके खिलाफ मिले हुए हैं। कुछ अधिकार जो है नागरिकों के खिलाफ भी मिले हुए हैं, जैसे अनुच्छेद 17 जो है ना, अस्पृश्यता का जो निवारण जिसके अंदर किया गया है। तो 12 से 35 तक इसके अंदर आर्टिकल है। टोटल आर्टिकल कहां से कहां तक है, 12 से 35 तक। तो ये 23 आर्टिकल हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। तो देखते हैं, शुरुआत में ये जो है हमारा मूल अधिकार है, इसको भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये नागरिकों को जो मिलने वाले अधिकार है उसका सर्वोच्च गारंटी है। अब ये जो अधिकार हैं, ये जो गारंटी हमें मिली है, वो हमने ली कहाँ से, हमने सोर्सेज वाली क्लास की थी। उसके अंदर हमने बात की थी कि जो संविधान के अंदर मूल अधिकार लिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स जो लिए गए हैं, वो लिए गए हैं यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लिए गए हैं, वहां से हमने लिया है। ये राज्य मतलब कि सरकार या पुलिस जो भी है, यदि वो आपके मूल अधिकारों को छीनती है तो आप सीधे कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। आर्टिकल 32 जब हम पढ़ेंगे तो इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, या फिर आप जो है आर्टिकल 226 के तहत कहां पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। और इसके बाद में 44वां संविधान संशोधन किया गया, जो हमारा पहले जो मूल अधिकार हमें संविधान के अंदर लिखे हुए मिले थे, उसके बाद कुछ संशोधन किए गए, है ना। वो सारे संशोधन हम कवर करेंगे। लेकिन जो 44वां संविधान संशोधन है उसके थ्रू संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले अनुच्छेद 31 में था, उसको हटा दिया गया और उसको हटाकर बना दिया गया कानूनी अधिकार। तो वो है अब भाग 12 के अनुच्छेद 300 ए में। शुरुआत में जो मूल अधिकार थे वो कितने थे, 7 थे। आज जो मूल अधिकार है वो कितने हैं, 6 हैं। अब जैसे ये वाली जो चीजें हैं इसको हम थोड़ा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि सामान्य दीवानी और जो आपराधिक मामले हैं, आपको वो निचली अदालत के अंदर या फिर आप हाई कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, उसके बाद फिर लास्ट के अंदर आप पहुंचते हो सुप्रीम कोर्ट में। तो एक सीक्वेंस में अपने को चलना पड़ता है ना। एक हायरार्की है न्यायपालिका में। हमने थोड़ी सी बात भी की थी जब हम पढ़ रहे थे पहली क्लास, और आगे हम न्यायपालिका पढ़ेंगे तो और अच्छे से डिटेल में इसको समझेंगे। तो इस तरह से अपने को एक सीक्वेंस में जाना पड़ेगा कि आप जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाएंगे, फिर हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन हमारे जो मूल अधिकार है वो न्यायोचित है, इसके लिए आप जो है सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये आपको वीआईपी पास देता है आर्टिकल 32। तो इस वीआईपी पास से आपको जो छोटी जो निचली जो अदालतें हैं उनके लिए आपको चक्कर नहीं काटना पड़ेगा, आप सीधे जाइए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। उसके अलावा जो ये संपत्ति का जो अधिकार है, ये भाई पहले ऐसा था, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 था। तो जैसे सरकार है वो आपके इधर से हाईवे निकालना चाहती है, आपके घर वहां बीच में आ गया, आपकी कोई भी संपत्ति आ गई, जमीन आ गई, कुछ भी आ गई। तो 1978 तक ऐसा था कि भाई
आप चले जाएंगे कोर्ट में कि भाई ये हमारी संपत्ति है, हमें संपत्ति का अधिकार है, ये हमारे हमारे जो मूल अधिकार है उसका हनन हो रहा है, मैं तो इधर से रास्ता नहीं जाने दूंगा, मैं तो यहाँ से बिजली की लाइन नहीं जाने दूंगा। तो ऐसे में समस्या पैदा होगी, सरकार काम तो कर ही नहीं सकेगी। और वो सड़कें हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई भी काम हो रहा हो, तो वो तो हमारे लिए, सबके लिए हो रहा है। तो ऐसे में सरकार तो विवश हो जाएगी, क्या ही काम करेगी, कोर्ट उसको रोकेगा। तो ये काम ये ना रुके, इसलिए इसको हटाया गया और इसको बनाया कानूनी अधिकार। ऐसा नहीं है कि सरकार को ऐसे मजा आ रहा था कि भाई संपत्ति का अधिकार नहीं देना है। नहीं, संपत्ति का अधिकार आज भी है आपका, वो कानूनी अधिकार है। तो अब इसके अंदर अपने पास आज जो 6 मूल अधिकार हमें प्राप्त हैं, वो कौन कौन से हैं? समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध अधिकार 22, वो 23 से और 24 हो गया। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार 29-30 में है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपके आर्टिकल 32 में है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जाने का जो आपको वीआईपी पास जो मिल रहा है वो है। अच्छा, ये हम 6 पढ़ेंगे, आपको ये आर्टिकल्स पता होने चाहिए। अब मैं ऐसे तो नहीं कहूंगा अभी आप इसको रट लीजिए, हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको ये याद करवा दूंगा, और ये जो टेबल है वो लास्ट तक आपको अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अपने को पता होना चाहिए। इक्वेलिटी, आपकी फ्रीडम, आपका एक्सप्लोइटेशन जो है उसके खिलाफ, आपके रिलीजियन वाले, आपका कल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, और आपके जो रेमेडीज है, उपचार, उपचार क्या बोलते हैं, रेमेडीज। तो ये अधिकार अपने को मिले हुए हैं। तो शुरू करते हैं हम आर्टिकल 12 से। आर्टिकल 12 के अंदर क्या दे रखा है? स्टेट को डिफाइन कर रखा है कि हमारा जो राज्य है, ये मूल अधिकारों के अंदर जहां जहां राज्य लिखा हुआ है उसको डिफाइन भी करना पड़ेगा ना। संविधान ने अपना इतना बड़ा संविधान क्यों है? क्योंकि हर चीज को बहुत अच्छे से डिफाइन कर रखा है ना। तो राज्य जो शब्द है जो यहाँ पे काम आएगा, आर्टिकल 12 से 35 तक, अपने जो मूल अधिकार है उसके अंदर जितना भी जहाँ स्टेट लिखा होगा उसका मतलब क्या है, वो अनुच्छेद 12 के अंदर पहले ही समझा दिया गया है। तो ये हमारे मूल अधिकारों की एक तरह से नींव इसको कह सकते हैं, है ना। अब वैसे तो राज्य है, इसको समझाने की जरूरत ही क्यों पड़ी, है ना, राज्य तो खुद से ही समझ लेते हैं। भाई इसके 4 अंग हैं। कितने अंग हैं इसके? 4 अंग हैं। पहला, केंद्र सरकार और संसद, जिसके अंदर क्या होता है, राष्ट्रपति हो गया आपका, प्रधानमंत्री हो गया, केंद्रीय मंत्री परिषद हो गया, संसद, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं वो मतलब संघीय कार्यपालिका, विधायिका, है ना। कार्यपालिका में तो आपके वो चीजें आई गई, अपने एग्जीक्यूटिव जो राष्ट्रपति भी उसके अंदर आ गया, और आपके जो मंत्री परिषद वगैरह, है ना। विधायिका जो अपनी संसद आ गई, उसके अंदर कंप्लीट जो आपके सांसद वगैरह सब हो गए, है ना। फिर आता है अपना राज्य सरकारें और विधानमंडल जो है, जैसे राजस्थान सरकार हो गई, उसका मुख्यमंत्री हो गया, राज्यपाल हो गया, राजस्थान विधानसभा हो गई, ये सारे जो है राज्य के अंदर ही आते हैं। फिर अपना आता है स्थानीय निकाय या स्थानीय प्राधिकरण, जैसे लोकल बॉडी जो होती है, लोकल अथॉरिटी जो होती है ना। जैसे जयपुर नगर निगम हो गया आपका, जिला परिषद हो गई, है ना, आपकी पंचायत, ग्राम पंचायत हो गई, यूआईटी हो गई, है ना। ये सारे जो है आपके स्थानीय निकाय के तहत, ये भी स्टेट के ही डिफिनेशन के अंदर आते हैं। और अन्य प्राधिकारी, अदर जो अथॉरिटीज है, वो मतलब वैधानिक और गैर वैधानिक जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे एलआईसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सेल, बिजली बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सारे जो हैं इसके तहत आते हैं। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी कहा था एक अपने फैसले के अंदर कि यदि कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, कोई प्राइवेट बॉडी है ना, कोई भी निजी इकाई हो, वो भी राज्य के एक उपकरण या प्रतिनिधि के रूप में काम कर रही है, तो वो आपके आर्टिकल 12 के तहत स्टेट ही मानी जाएगी, राज्य मानी जाएगी। ठीक है। जैसे मैं अगर आपको इसका कोई एग्जांपल दूं, जैसे एक सीन है, उसमें आप इमेजिन कीजिए कि आपका कोई पड़ोसी है, उसका नाम है ए, आपके घर का पानी का कनेक्शन काट देता है। क्या आप सीधे अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो स्टेट नहीं है, उसके खिलाफ आपको जो है मूल अधिकार नहीं मिला हुआ, है ना। तो आप जो है एक, इसका सामान्य दीवानी मामला बनता है, आप जो है पुलिस केस कीजिए, आप अपने जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है वहां पे जाइए, है ना। एक और जैसे आप दूसरा एग्जांपल सोचिए कि राजस्थान डिस्कॉम है या फिर एलआईसी,
बिना किसी जायज कारण के आपका काम जो है रोक देती है, या फिर आपके साथ करती है भेदभाव। तो क्या आप उस टाइम पे आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, स्टेट के अंदर आ रहे हैं, ये स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आ रहे हैं। तो ये मैंने जो समझाया है वही सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, उसको आप आराम से पढ़ लेना। और मैं भी रीडिंग थोड़ी सी मार देता हूँ। जो स्टेट है उसको परिभाषित कर रखा है, संघीय सरकार और संसद, कार्यपालिका, विधायिका, ये सारी चीजें हो गई। राज्य सरकार और विधानमंडल, प्रत्येक राज्य के विधायी और कार्यकारी अंग हो गए। स्थानीय प्राधिकारी, नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार न्यास, LIC, ONGC, सेल आदि वैधानिक और गैर वैधानिक अंग, ये सारी चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। और आप तो ये वाला जो बना रखा है मैंने, इस पे ध्यान दीजिए, ये याद कीजिए, ये तो उसकी एक्सप्लेनेशन है ना। तो थोड़ा सा बनाना पड़ता है नोट्स में, जैसे मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम पे, तो फिर ऐसे लगेगा ये तो बस क्लास में देख लिया था, है ना। तो आपको अगर ऐसे लगे तो इसलिए बनाया जाता है थोड़ा सा। आगे चलते हैं, अपना जो आर्टिकल 13 है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। हमने राज्य तो समझ लिया है, लेकिन क्या हो ये जो राज्य है अपना, वो हमारे मूल अधिकार जो है उनको छीन ले, ये जो अपने फंडामेंटल राइट्स है उनको छीन ले, तो क्या होगा? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो अपना आर्टिकल 13 है, 12 के बाद में 13 आता है, 12 इंपॉर्टेंट है, 13 उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है हमारे संविधान में। किस तरह से ये करता है? मान लो कि आप किसी मॉल में जाते हैं, जो एंट्री गेट है वहां पे होता है सिक्योरिटी गार्ड। वो, उसके पास नियम साफ है कि जिसके पास हथियार होगा उसे अंदर नहीं जाने देगा भाई, है ना। तो वैसे ही हमारा जो आर्टिकल 13 है वो भी कहता है कि जो भी कानून मूल अधिकारों का उल्लंघन करेगा, वह उस सीमा तक अमान्य, शून्य या वॉइड होगा। ठीक है, कोई भी कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है, उनका अल्पीकरण कर रहा है, तो वो सारी विधियां या कानून जो होगी वो क्या होगी? शून्य होगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है? हमारा जो संविधान है वो सबसे ऊपर है, कानून इसके नीचे आएगा। कोई भी कानून हमारे संविधान से ऊपर नहीं है। अब एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। मान लो कि सरकार एक कानून बना दे, आज से किसी भी नागरिक को अपनी बात कहने की अनुमति नहीं होगी। क्या ऐसा कानून चल जाएगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 19, उसके अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है। तो देख रहे हो किस तरह से हमारे जो संविधान निर्माताओं ने सोचा, और आगे की जो संभावना है कि कोई भी शासक जो है किस तरह से लोगों को, नागरिकों को परेशान कर सकता है, तो वो सारी चीजें उन्होंने पहले ही इसके अंदर ऐड कर दी। तो ऐसे में आप क्या है, यदि आपके कोई भी मूल अधिकार है उसका हनन होता है, तो आप जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। तो वो आपके क्या कर सकता है, जैसे कोई कानून बनाया है उसकी समीक्षा कर सकता है, न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। क्या मतलब है न्यायिक पुनरावलोकन का? जैसे संसद और जो विधानसभा है किसी राज्य की, तो उन्होंने कोई कानून बनाया, अब वो कानून बनाया वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या नहीं है, इसकी जांच कौन करेगा? इसकी जांच न्यायपालिका करेगी, और न्यायपालिका में भी सुप्रीम कोर्ट और अपना हाई कोर्ट करेगा। उसको कहते हैं हम न्यायिक पुनरावलोकन, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, जुडिशियल रिव्यू। हमने कहाँ से लिया था वो आप कमेंट में बताओ, क्योंकि सोर्सेज में आपको बता चुका हूँ। बाकी इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे क्या पे, जब न्यायपालिका हम पढ़ेंगे, उसमें थोड़ा सा अपना टाइम है। इसके बाद दो बहुत ही शानदार सिद्धांत आते हैं। एक तो पृथक्करणीयता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी। देखो, अ, जैसे सोच के देखो एक बार कि आपके पास आम की एक टोकरी है, उसमें से एक आम खराब हो जाता है, तो आप उस पूरी टोकरी को फेंक दोगे, या फिर वो एक जो आम है उसको निकाल के आप फेंकोगे? भाई एक समझदारी तो उसी में होगी कि वो जो खराब आम है उसको आप निकालो, अलग कर दो,
जो है उनको धो के रख लो, है ना, ताकि वो बचे रहे। नहीं, वो सड़ा हुआ आम उसके अंदर रहेगा तो पूरी टोकरी को सड़ा देगा। या फिर हम पृथक्करण का मतलब भी हमने जैसे केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, 10th क्लास तक भी यदि आपके पास साइंस होगी तो पढ़ा होगा पृथक्करण, कि आप जो है किसी चीज को अलग कर रहे हो दूसरी चीज से। जैसे ये है आपका कोई अशुद्धियां है और ये है आपका सोना, तो आप इनको किस तरह से अलग कर रहे हो, तो वो है पृथक्करण। इसको क्या कहते हैं? पृथक्करण, मतलब पृथक करना, है ना। तो जैसे कोई कानून है और उस कानून का कोई ऐसा हिस्सा है जो कि असंवैधानिक है, तो जो न्यायालय होगा वो उसी हिस्से को रद्द करेगा जो कि असंवैधानिक है। आपने जो ये रेड 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 दिख रहा है, इसको न्यायालय चुन चुन के हटाएगा। ये हटा दिया, ये हटा दिया, ये हटा दिया, चुन चुन के ये वाला जो अशुद्धि है उसको क्या कर देगा? अलग कर देगा। और अपने पास जो संवैधानिक हिस्सा होगा कानून का, वो बच जाएगा। ये अपना ऐसे की ऐसे रह जाएगा। अब ये भी तब कर सकता है न्यायपालिका कि वो आप अलग करने लायक बनाए हो। कोई कानून नहीं है, आपने ऐसा बना दिया कि उसकी मेन थीम ऐसी है जो कि आपके असंवैधानिक है। अब मेन थीम ही हट जाएगी तो वो कानून खत्म हो जाएगा। उसको अलग किया जा सकना चाहिए। ठीक है, तो ये है डॉक्ट्राइन ऑफ सर्वेबिलिटी। यदि किसी कानून का कोई एक हिस्सा असंवैधानिक है तो न्यायपालिका केवल उसी हिस्से को रद्द करेगा, न कि पूरे कानून को। तो इसको आप वो आम वाले एग्जाम्पल से या फिर अपने केमिस्ट्री के अंदर जो पृथक्करण का सिद्धांत है उससे आप जैसे भी याद रखना चाहो याद रख सकते हो। और याद रखना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है। इसके बाद दूसरा एक कॉन्सेप्ट है आच्छादन का सिद्धांत। अब आच्छादन का सिद्धांत क्या है? एक्लिप्स जानते हो क्या आप? ये है हमारे सूरज दादा और ये है हमारे चंदा मामा। चंदा मामा को थोड़ा छोटा बनाते हैं और ऊपर ही बना लेते हैं, नहीं दिखाई नहीं देगा। ये है हमारे चंदा मामा, समझ लेना गोल है। और ये है हमारी धरती माता, सूरज से बड़ी हो गई, ये हमारी धरती माता। तो इक्लिप्स का क्या मतलब होता है? जैसे आपके ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण होता है, उसके अंदर क्या होता है? चंदा मामा सूर्य दादा के सामने आ जाते हैं और सूर्य जी जो है अपने सूर्य दादा अपनी धरती माता से दिखाई नहीं देते। यही तो है ग्रहण। इसको कहते हैं ग्रहण का सिद्धांत या आच्छादन का सिद्धांत, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या ये जो चंदा मामा सूर्य के सामने आ जाते हैं तो उससे क्या सूर्य खत्म हो जाता है? नहीं होता ना, वो तो होता है, बस आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई ऐसा कानून हो जो कि संविधान से पहले बना हुआ हो। ये किन कानूनों की बात करता है? आच्छादन का जो सिद्धांत है वो किन कानूनों की बात करता है? जो संविधान पूर्व जितने भी कानून थे अपने, यदि वो हमने लिए हैं, यदि हम उसको लागू कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, वो मूल अधिकार से असंगत जो चीजें हैं वो उसके अंदर आप साइड में करके रख देते हो, उनको आप लागू नहीं करते हो। यानी कि वो सुप्त अवस्था के अंदर पड़ी रहती है। ठीक है, तो मतलब जैसे सूर्य ग्रहण में सूर्य गायब नहीं होता, वह कुछ टाइम के लिए ढक दिया जाता है, उसी तरह संविधान लागू होने से पहले के वे कानून जो मूल अधिकारों से टकराते हैं उनको पूरी तरह से समाप्त नहीं करते और क्या कर देते हैं, एक मूल अधिकारों की छाया में निष्क्रिय पड़े रहते हैं। यानी कि कल को यदि मूल अधिकारों में संशोधन करके कुछ ऐसी स्थिति आ जाए कि वो कानून जो है आप उसको लागू कर सकते हो, तो ऐसे में वो फिर से क्या हो जाएगा, अपने सक्रिय अवस्था में आ पाएगा। तो ये है दो सिद्धांत जो कि आपको याद होने चाहिए। तो आचार्य का सिद्धांत क्या है? इसके अनुसार संविधान लागू होने से पूर्व के वे कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है वे पूरी तरह समाप्त नहीं होते, बल्कि मूल अधिकारों द्वारा ढक लिए जाते हैं और सुप्त या निष्क्रिय अवस्था में चले जाते हैं। अब हम देख लेते हैं आर्टिकल जो 13 है उसके अंदर और क्या क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो ये लिखी हुई है कि संविधान पूर्व का यदि कोई भी कानून है, कोई विधि है, तो वो
उस हद तक सुनने होगी जहां तक वो मूल अधिकारों से असंगत होगी। ठीक है, पहली बात ये है। दूसरी जो है, यदि राज्य फ्यूचर में कानून बना रहा है ना, बाद में संविधान के बाद में यदि कोई कानून बनाता है अपना, स्टेट तो मैंने बता ही दिया, बार बार नहीं बोलूंगा कि आप विधानसभा लोकसभा है ना, वो बोलने की जरूरत नहीं है ना, संसद, तो आप समझ जाओगे है ना। तो राज्य, राज्य यदि कोई ऐसा कानून बनाता है जो मूल अधिकारों से असंगत है, तो वह असंगति की सीमा तक सुनने होगा। संविधान के बाद वाला जो भी कानून होगा, तो आप ऐसा कानून बनाओ ही मत, ताकि उसको सुनने ना घोषित करे अपनी न्यायपालिका। इसके अंदर जो अपनी ये विधि है ना, विधि, सभी विधियों जो लिखा हुआ है ना, तो ये विधि जो है इसको भी 13(3) के अंदर परिभाषित किया गया है। क्या कहते हैं इसके अंदर, संसद या जो राज्य विधानमंडल है उसके द्वारा यदि कोई अधिनियम पारित किया जाता है, कोई भी अधिनियम यदि पारित किया जाता है, या राष्ट्रपति या राज्यपाल क्या करते हैं, अध्यादेश जारी करते हैं, पता होगा ना इतना, तो अध्यादेश जारी करते हैं, तो वो अध्यादेश हो गया, या फिर आपके संसद या राज्य विधानमंडल का कोई कानून हो गया, अधिनियम हो गया है ना, कोई आदेश, नियम, विनियमन, अधिसूचना, ये सब जो है क्या है, विधि मानी जाती है। फिर कोई प्रथा है पहले से चली आ रही है ना, रूढ़ी, प्रथा, परंपरा, ऐसा कुछ जो कि विधि की तरह है, तो वो सारी चीजें आपके क्या मानी जाएगी, विधि मानी जाएगी। ऐसा आर्टिकल 13(3) में बताया गया है। फिर 13(4) भी जोड़ा गया, ये संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया था। जो 24वां संविधान संशोधन था 1971 के अंदर हुआ था, उसके अंदर जोड़ा गया था कि भाई 13(2) केवल जो सामान्य विधि है ना उनके ऊपर लागू होता है। 13(2) मैंने क्या बताया था कि जो स्टेट नए कानून बना रहा है संविधान के बाद वाले, है ना, तो वो सामान्य जो विधि है उनके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं अपने आर्टिकल 13 में। इसके बाद चलते हैं हम समता का अधिकार, जो आपकी आज की क्लास है इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो जो समता का अधिकार है इसके अंदर, जैसे आप एग्जाम्पल से ही समझिए इसको भी, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ कोई सवाल कि अगर किसी मैच में एक टीम को 11 खिलाड़ी मिले और दूसरी टीम को मिले 15 खिलाड़ी, क्या ये निष्पक्ष मैच होगा क्या? भाई जो 11 का नियम है, 11 लोग खेलते हैं क्रिकेट, तो 11 ही होने चाहिए दोनों में, है ना। तो लोकतंत्र भी तभी सफल हो सकता है जब हर नागरिक के साथ निष्पक्ष व्यवहार हो, है ना। तो ये चीज है अपने समता के अधिकार की। अपने प्रस्तावना के अंदर भी समता लिखा हुआ है सब, है ना। तो उसी को यहाँ पे 5 अनुच्छेदों के अंदर बहुत ही विस्तार से समझाया गया है संविधान में, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। यहाँ पर हम थोड़ा सा ये मोटा मोटा देख लेते हैं 5 अनुच्छेदों के अंदर, ये जो पूरी फैमिली है समता वाली, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। जो आर्टिकल 14 है ये ऐसे कहता है कि भाई कानून की नजर में सभी बराबर है, राजा हो, मंत्री हो, आईएएस हो, आम नागरिक हो, कानून सबके लिए समान है। राजा मतलब आपके कोई भले पीएम हो, कुछ भी हो, सब बराबर है अपने। फिर आर्टिकल 15 आता है, ये समाज में होने वाले जो भी भेदभाव है उसको रोकने का काम करता है, कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर राज्य भेदभाव नहीं करेगा, निषेध है भाई। इसके बाद आता है आर्टिकल 16, इसके अंदर ये सरकारी जो नौकरियां हैं, है ना, अवसर में अवसर की समानता, तो सरकारी नौकरियों की बात कर रहा है, यानी कि लोक नियोजन में सभी को समान अवसर मिलेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि आर्टिकल 15 है वो सामान्य जीवन की बात कर रहा है, आर्टिकल 16 जो है वो गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किसमें किसकी बात की गई है ना। वो लाइन लिखी हुई आएगी, आपको पता ही है आजकल किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, आप देख रहे होंगे क्वेश्चन आंसर वाली जो आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस वाला चल रहा है, शाम की शाम क्लास आती है, अभी स्टार्ट ही की है, अब एक ही आई है, आती क्या है, दूसरी मिलेगी आज। फिर आर्टिकल 17, जिसके अंदर आपके अनटचेबिलिटी को खत्म किया गया है। भारत की सबसे बड़ी जो सामाजिक बुराई थी उनमें से एक थी अनटचेबिलिटी, जैसे सती प्रथा, ये सारी इतनी सारी समस्याएं थी, आप हिस्ट्री में पढ़ते होंगे,
है ना। उनमें से एक समस्या ये भी थी। तो संविधान ने इसको पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। पूर्ण उन्मूलन मतलब पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया और इसको बना दिया दंडनीय अपराध। यदि ऐसा कुछ करता है तो वो कैसा होगा, वो क्या माना जाएगा, दंडनीय माना जाएगा। और ये सरकार के साथ साथ आपको दूसरे नागरिकों से भी मिला हुआ है, ये वाला अधिकार। फिर सबसे लास्ट में आता है आपके अनुच्छेद 18, जिसमें उपाधियों का अंत है। देखो ब्रिटिश काल में लोग अपने नाम के आगे राय बहादुर, सर, खान बहादुर ऐसी उपाधियां लगाते थे। संविधान ने कहा कि अब जो समाज है, हम जो नया समाज बना रहे हैं, उसके अंदर सम्मान जन्म से नहीं कर्म से मिलेगा। आप कहाँ पैदा हो रहे हो, वो सब चीजों से आपको सम्मान नहीं मिलेगा। राजकुमार वो सारी चीजें आप नहीं लगाओगे। इसलिए ऐसी जो उपाधियां हैं उनको हम खत्म करते हैं। और कर्म से मिलने का मतलब क्या है, सैन्य सम्मान हो गए, शिक्षा के जो समान सम्मान है वो आपको उपाधियां मिल सकती हैं। आप डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये सब उपाधियां जो है लगा सकते हो, है ना। कर्नल, ऐसी उपाधियां जो है आप लगा सकते हो। ये अलाउ है, लगाते हैं ना लोग, तो वो उपाधियां आप लगा सकते हो, लेकिन ये सब चीजें आप नहीं कर सकते। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम जो आर्टिकल 14 है उसको डिटेल में अब यहाँ पे समझते हैं कि आर्टिकल 14 में क्या लिखा हुआ है। आपके एग्जाम्स में आर्टिकल 14 से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर बच्चे क्या है, गलती भी करते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते। विधि के समक्ष समता है, विधिकों का समान संरक्षण है, ये दो अवधारणाएं हैं, एक ब्रिटेन से ली हुई है, एक अमेरिका से ली हुई है। फिर इसके अंदर कंफ्यूजन होता रहता है, किसमें क्या है वो तो समझ में आ जाता है, कहाँ से क्या लिया है वो नहीं समझ में आता। कभी कहाँ से लिया हुआ है वो रट के चले जाते हैं, इसके अंदर क्या चीज है वो समझ में नहीं आती है। तो ये ऐसा आपके साथ ना हो, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देना और ध्यान देकर इन चीजों को समझना, ताकि आपका क्वेश्चन एग्जाम हॉल में सही हो। ठीक है। तो वैसे तो मोटी मोटी यदि बात करें अनुच्छेद 14 की, तो भाई ये कहता है कि सब बराबर हैं। सब कैसे हैं, बराबर हैं। अब इसके दो अलग अलग हिस्से हैं और दोनों को हम अलग अलग अर्थों के साथ अच्छे से समझने वाले हैं। पहला जो भाग है वो है ब्रिटिश अवधारणा, विधि के समक्ष समता। अब आप मान लो कि ट्रैफिक सिग्नल पर एक बाइक वाला, एक आईएएस अधिकारी, एक मुख्यमंत्री की गाड़ी खड़ी है। अब अगर लाल बत्ती है तो तीनों को रुकना पड़ेगा, है ना। रेड लाइट, है ना, रेड, ग्रीन और ब्लू जो, सॉरी, येलो जो लाइट होती है ना। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक लाइट की। मैं लाल बत्ती वो नहीं कर रहा जो आपके पुलिस वाली गाड़ी पे है। पहले तो मंत्री मंत्री सारे रखते थे, अभी हटा दिया, बहुत अच्छी चीज की है ये। तो अगर रेड लाइट हो रखी है ना, तो भाई तीनों को रुकना पड़ेगा। ये है विधि के समक्ष समता। ऐसा होता नहीं है, इसलिए आजकल जेएनजी क्या कर रहे हैं, पौ 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 पुलिस वालों के कान खा रहे हैं, और इसको खत्म करना चाहिए। हाँ? अगर रेड लाइट है तो सबके लिए रेड लाइट है। कानून के सामने सब बराबर है। आप आईएएस हो, आप चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे आप आम नागरिक हो, ठीक है, आपके लिए सब बराबर है। कोई भी व्यक्ति जो है कानून से ऊपर नहीं है। ये जो विचारधारा है, ये ब्रिटेन की विचारधारा है। ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है, नकारात्मक दृष्टिकोण है। ये आपको रोकता है ना। तो ये एक नकारात्मक अवधारणा है जो किसी भी व्यक्ति के लिए विशेष विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति पर बल देता है। कि मतलब आप किसी को ऐसे विशेषाधिकार मत दो, है ना। अनुपस्थिति मतलब ये मना कर रहा है ना। तो ये कैसा हो गया, नकारात्मक हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, दूसरा पार्ट ये है कि भाई विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो ये जो विचारधारा है ये कहां से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। अब सोचो कि एक 5 साल का बच्चा और एक 25 साल का युवक, क्या दोनों को ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाना चाहिए क्या, नहीं मिलना चाहिए भाई। जो 25 वाला है उसकी बौद्धिक क्षमता ज्यादा है, 5 साल वाला क्या समझेगा कि उसको, वो थोड़ी ना डिसीजन ले पाएगा एक
ड्राइविंग के टाइम पे क्या डिसीजन लेने होते हैं, है ना, वो सारे डिसीजन वो ले नहीं सकता। तो क्योंकि दोनों की परिस्थितियां समान नहीं है, इसलिए अनुच्छेद 14 ये कहता है कि समान लोगों के साथ आप करो समान व्यवहार, समान परिस्थितियों में समान कानून व्यवहार सुनिश्चित होना चाहिए। लेकिन असमान परिस्थितियों में क्या होगा? असमान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ अलग व्यवहार करना भी न्याय संगत हो सकता है। इसका मूल सिद्धांत है समान परिस्थितियों वाले लोगों के साथ समान कानून और समान व्यवहार किया जाना चाहिए। ये परिस्थितियों की असमानता के आधार पर राज्य द्वारा किए जाने वाले तार्किक वर्गीकरण की अनुमति देता है। जैसे आपके महिला जो है उसके लिए आप अलग तरीके के कानून आपको मिल जाएंगे, बच्चों के लिए अलग तरीके के कानून आपको मिल जाएंगे, है ना। तो वो सारी चीजें अलाउ करता है विधियों का समान संरक्षण, है ना। अच्छा, जो आर्टिकल 14 है इसके कुछ अपवाद भी हैं, कुछ क्या है इसके एक्सेप्शन है। जैसे आर्टिकल 361 जो है उसके तहत भारत के राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, ये यदि कोई भी काम कर रहे हैं, है ना, कोई भी शासकीय काम कर रहे हैं अपने कार्यकाल के दौरान, तो उसके लिए किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो अपने मंत्री परिषद की सलाह से काम करता है। जो राज्यपाल है वो अपनी विधान परिषद जो है, विधानसभा की जो मंत्रिमंडल है उसके अनुसार काम करता है, उनकी सलाह से काम करता है। तो ये डिसीजन उनका खुद का तो था ही नहीं। तो आप इसको, इनको जो है आप कटघरे में खड़े नहीं कर सकते कि भाई आप जो है इसकी जो जवाबदेहिता है वो आपको लेनी चाहिए। तो जिसके लिए अभी ये प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, प्रधान जी के लिए जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है, जैन जी ने खूब प्रोटेस्ट किया, तो क्या वो द्रौपदी मुर्मू के लिए कर सकते हैं? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि वो इसके इससे उनको छूट मिली हुई है अनुच्छेद 361 के तहत। अब जैसे मान लो कि कोई विदेशी शासक आता है ना, जैसे ट्रम्प आ रहा है या फिर पुतिन आ रहा है, कोई भी आ रहा है, या फिर यूएन के डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, या फिर किसी और देश के डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, तो उनके ऊपर भी जो है आप दीवानी और फौजदारी मुकदमे नहीं कर सकते। ये जो है अनुच्छेद 14 के कुछ अपवाद हैं जो आपको ध्यान होने चाहिए। ठीक है, आओ ये क्या हुआ, आगे है हमारा अनुच्छेद 15। अच्छा, चलो एक बात बताओ आप, जैसे आप कहीं जाते हो, अब कहीं जाते हो तो आपको अधिकारी तो मिल ही जाएंगे। जैसे तुम जाते हो, पढ़ाई लिखाई तुम कर रहे हो, है ना, तो आप जाते हो किसी अधिकारी के पास कि सर ये स्कॉलरशिप के अंदर चल रहा है, सरकार जो स्कॉलरशिप दे रही है मुझे भी चाहिए। तो वो आपको ये थोड़ी कह सकता है कि आप इस धर्म के हो, वो पर्टिकुलर धर्म के लिए कोई छात्रवृत्ति नहीं है। या फिर तुम जाते हो हॉस्पिटल में और डॉक्टर तुम्हें कह दे कि तुम तो फलानी जाति के हो और इस जाति वालों को हम ट्रीट नहीं करते इस हॉस्पिटल में, है ना। तो इस तरह से आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता, ऐसे जो है सरकार आपके साथ नहीं कर सकती। तो भेदभाव के विरुद्ध आपको सुरक्षा मिलेगी, डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं हो सकता। ठीक है, तो आर्टिकल 15 जो है वो क्या कहता है कि किन्हीं भी आधार पर भेदभाव बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके 5 आधार है। कितने आधार है इसके? 5 आधार है। धर्म, आपकी धार्मिक विश्वास, संप्रदाय और पूजा पद्धति। मूल वंश, मतलब आपकी जातीय उत्पत्ति हो गई, वंश हो गया या पारिवारिक इतिहास। जाति, सामाजिक वर्ग, श्रेणियां, पारंपरिक विभाजन। लिंग, आप जैविक पुरुष है, महिला है या फिर अन्य लिंग के हैं। प्लेस ऑफ बर्थ, आप कहाँ पे जन्म लिए हो, कौन सा क्षेत्र है, कौन से राज्य में आप पैदा हुए हो। इनके आधार पर, केवल इनके आधार पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। कहाँ नहीं किया जा सकता?
किसी दुकान में, होटल में, कोई सार्वजनिक मनोरंजन स्थल हो, या फिर राज्य निधि से पोषित कुआं हो, तालाब हो। प्राइवेट में कर सकता है भाई, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है वहां पे जाके आप नहीं कह सकते कि नहीं भाई मैं इस कुएं से पानी लूंगा, है ना। तो राज्य निधि से पोषित कुआं, तालाब और सड़कों के उपयोग से वंचित नहीं किया जा सकता। संविधान में प्रयुक्त ये जो केवल शब्द है, ये स्पष्ट करता है कि ये जो 5 विशिष्ट आधार है, उनके आधार पर आपके साथ वो नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता। उसके अलावा निवास स्थान हो गया, भाषा, शैक्षणिक योग्यता, इनके आधार पर जो है नागरिकों के बीच में वर्गीकरण और भेदभाव किया जा सकता है। अब इसको और थोड़ा समझने के लिए, जैसे मान लो कि एक कोई सरकारी कॉलेज है, वो ऐसे कहते हैं कि इस कॉलेज में केवल एक विशेष धर्म के छात्रों को प्रवेश मिलेगा, ये असंवैधानिक होगा। लेकिन यदि वही कॉलेज कहे कि केवल राजस्थान के निवासियों के लिए अलग सीटों का प्रावधान है, तो ये जो निवास स्थान है इसकी बाध्यता वो लगा सकते हैं। कोई ये कह दे कि इस भाषा के जानने वालों को ही एडमिशन दूंगा मैं, है ना। और ये कह दे कि भाई आपके 12th में इतने परसेंट है तभी मैं एडमिशन दूंगा, या फिर आप ये पर्टिकुलर एग्जाम जैसे नीट का एग्जाम दे के पास होके आएगा तो ही मैं आपको एडमिशन दूंगा। तो इस तरह से कॉलेज करते हैं, तो वो जो है असंवैधानिक नहीं है। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है कि 5 चीजें कौन कौन सी है। धर्म, मूलवत, RRCSP से आप इसको याद रख सकते हो, रिलीजियन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, तो ये चीजें मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। हमें आगे बढ़ना चाहिए क्या? आगे बढ़ते हैं। अब जो है 5 ये संविधान के अंदर अनुच्छेद 15 जो है उसका 1 और 2 हमने बात कर ली, उसके जो सब पार्ट्स हैं, सब आर्टिकल्स हैं वो, है ना। अब जो 15(3) है ये भी अपने मूल संविधान के अंदर ही था। ये क्या कहता है? ये कहता है कि महिलाओं और बच्चों के लिए सरकार अलग से प्रावधान कर सकती है। अब ये जो अपने पास 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6), जो कि 15(3) पहले से संविधान में मौजूद था, और ये तीन जो है अपने संविधान संशोधनों के थ्रू जो है आपके अलग अलग टाइम पे जोड़े गए हैं। तो आर्टिकल 15 जो था वो कहता क्या है? भेदभाव के विरुद्ध आपके सुरक्षा प्रदान करता है कि आप जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अब जो डिस्क्रिमिनेशन से रोक रहा है, लेकिन उसके कुछ ये क्या है? अपवाद है। ये सारी चीजें क्या है? अपवाद है। तो राज्य जो है समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए सकारात्मक कार्रवाई कर सकता है। अब आप ये सोचो कि भाई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है, भेदभाव नहीं होना चाहिए, भेदभाव गलत होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो फिर आरक्षण कैसे दिया जाता है? क्या संविधान खुद अपनी बात का विरोध नहीं कर रहा है इसके अंदर? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आपने अभी ये लाइन पढ़ी कि सकारात्मक कार्रवाई कर सकता है, ये भारत के संविधान में लिखी हुई बात है। तो संविधान का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक स्कूल के अंदर दो बच्चे दौड़ रहे हैं। पहला बच्चा जो है बिल्कुल स्वस्थ है, दूसरे बच्चे के पैर में चोट लगी हुई है। अगर दोनों एक ही लाइन से दौड़ाए जाए तो क्या ये समानता होगी? एक जिसके पैर में चोट लगी हुई है, एक बिल्कुल स्वस्थ है, तो दोनों समान परिस्थितियों में नहीं है, है ना। तो वास्तविक समानता तो तब होगी ना जब कमजोर बच्चे को थोड़ा सहारा दिया जाए, चाहे उसके पैर की मरहम पट्टी की जाए, उसको ठीक किया जाए, उसके बाद दौड़ का आयोजन किया जाए, है ना। या फिर उसको कुछ और थोड़ा सहारा आप दे दो। तो ये जो है ये सकारात्मक भेदभाव है ना, सकारात्मक कार्रवाई है, अफर्मेटिव एक्शन है ये। यानी कमजोर को ऊपर उठाना किसी पर अन्याय करना नहीं है। बहुत ही सिंपल सी लाइन है, कमजोर को ऊपर उठाना किसी दूसरे के साथ अन्याय नहीं है। अब इसको आप किसी भी तरह से समझ सकते हो, आपकी इसके बारे में क्या विचारधारा है, क्या आपकी आइडियोलॉजी है, वो आपकी खुद की है, जो आपने समाज से सीखी है उसकी है। हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, हम आगे पढ़ते हैं क्या क्या चीजें हमारे संविधान में है। जो आर्टिकल 15(3) है ये मूल संविधान के अंदर था, और इसके अंदर क्या कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है।
जैसे महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें हो गई, या फिर बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा हो गई। अब 15/4 जो है वो क्या कहता है कि ये पहले था नहीं, तो पहला जो संविधान संशोधन है 1951, इसके थ्रू इसको जोड़ा गया। अब इसने राज्य को अधिकार दिया कि राज्य जो है एससी और एसटी और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं ओबीसी, उनके उत्थान के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसके बाद 15/5 उच्च शिक्षा में आरक्षण, ये 93वें संविधान संशोधन 2005 के द्वारा जोड़ा गया। बाद में जो है ऐसे महसूस हुआ कि भाई केवल सरकारी कॉलेजों के अंदर जो आप एडमिशन वगैरह दे रहे हो वो सब तो काफी नहीं है, हम क्या करते हैं इसको उच्च शिक्षण संस्थान है उसके अंदर निजी हो सरकारी हो उन सब के अंदर जो है पिछड़े वर्गों को हम समान अवसर का मौका दे रहे हैं। अवसर और मौका तो एक ही बात है ना, क्या बोल रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये लेकिन एक चीज है इसके अंदर कि जो आपके अल्पसंख्यक संस्थान है ना, उनके अंदर ये रिजर्वेशन वाला सिस्टम नहीं है। तो इसके अंदर जो पिछड़े वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है, ये 93वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 15/6, ये 103वां संविधान संशोधन 2019 के थ्रू जोड़ा गया। अब जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग हैं, उनके बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में अधिकतम 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनके पास पैसों की अभाव है, उनके लिए शैक्षणिक संस्थानों में 10% सीटें आरक्षित कर दी गई 2019 से। फिर आते हैं अपन आगे। अच्छा, इसके अंदर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई क्या? क्योंकि यहाँ से तो 16 स्टार्ट हो जाता है, तो 15 वाली सारी चीजें आपको अगर याद हो गई हो तो, अगर नहीं हुई तो एक बार चलो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा आपने जो देखा है। आर्टिकल 12 स्टेट की डेफिनेशन देता है ना, उसके 4 तत्व हैं, वो 4 तत्व मैंने आपको समझाया। आर्टिकल 13 जो है वो क्या कहता है, विधि क्या है, और विधि के अंदर ऐसा है कि आप कोई भी कानून बना रहे हो वो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार होनी चाहिए, है ना, वो सारी चीजें हो गई। 14वां जो है वो ऐसे कहता है कि सब बराबर है। आर्टिकल 15 एक जो है वो 5 आधारों पर आपके जो भेदभाव है उसको नकारता है कि इस इन 5 आधारों के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हो। फिर आर्टिकल 15(2) जो है वो आपके क्या कहता है, ये क्या हुआ रे, 15(2) आपको ऐसे कहता है कि दुकान हो, कोई सरकारी कुआं हो, है ना, उन सब के ऊपर भी आप जो है भेदभाव नहीं कर सकते। इसके बाद 15(3) जो है महिलाओं और बच्चों के लिए आप अलग से प्रावधान कर रहे हो। 15(4) SC ST OBC के उत्थान के लिए आप उनके जो उनके लिए उत्थान के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हो। 15(5) जो है उसके अंदर 2005 में 93वें संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया कि जो ओबीसी है और आपके जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उनके निजी और सरकारी संस्थान है, उन सबसे उच्च शिक्षण संस्थान है, उनके अंदर सीटें रिजर्व करनी है अल्पसंख्यक को छोड़कर। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 15(6) के अंदर है, जो कि आपके इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो है उनके लिए शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का प्रावधान करता है। आगे है अपना अनुच्छेद 16। अब ये क्या कहता है, लोक नियोजन में समानता, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आप जो है सरकारी नौकरियों के संदर्भ में ये क्या कर रहा है, आपको समानता की गारंटी प्रदान कर रहा है। मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता, आपको नौकरी के अंदर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये जो 16वां अनुच्छेद है वो अपने पूरी जिंदगी की बात नहीं करता, तो ये किसकी बात करता है, सिर्फ जो सरकारी नौकरियां हैं, मतलब जब तक आपकी सरकारी नौकरी रहेगी या फिर जो मिलने के जो चांसेस हैं उसके लिए ये है। अब इसके अंदर क्या है, जैसे अभी हमने आर्टिकल 15 पढ़ा है, ये आर्टिकल 16 पढ़ने वाले हैं। तो
इसके अंदर थोड़ा पहला अंतर तो ये आ गया कि जो 15 है वो सामान्य जीवन में भेदभाव नहीं करता, और जो ये है 16, ये सरकारी नौकरी के अंदर समान अवसर प्रदान कर रहा है। तो ये दोनों में एक नॉर्मल सा फर्क है। इसके बाद 16 एक क्या कहता है? ये कहता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। तो सभी नागरिकों को अवसर अवसर कैसा मिलेगा? समान। अगर आरपीएससी, यूपीएससी या फिर एसएससी कोई भी भर्ती निकालती है तो भर्ती की प्रक्रिया सबके लिए समान होगी, योग्यता सबके लिए समान होगी, सारी चीजें जो है वो सबके लिए समान होगी। इसके बाद आता है अनुच्छेद 16(2). ये बताता है कि सरकारी नौकरी में किन आधारों पर भेदभाव नहीं करना है। तो राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के साथ साथ उद्भव इंडिसेंट और निवास के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब ध्यान दो, आर्टिकल 15 जब हमने पढ़ा तो वहां पे 5 आधार थे। कितने आधार थे? 5। और आर्टिकल 16 में कितने आधार है? 7 आधार है। तो ये जो फर्क आ रहा है इससे क्वेश्चन बनता है, आपको कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन में ही मजा आता है एग्जामिनर को। तो पहले वाले 5 तो कौन से थे? धर्म हो गया आपका, मूलवंश हो गया, जाति, लिंग और जन्म स्थान। तो ये तो सेम है। 16वें के अंदर दो क्या चीज जुड़ गई? उद्भव और निवास। क्या क्या जुड़ गए? उद्भव और निवास। अब 15 के अंदर आप ऐसे ध्यान रखो कि 5 दोस्त थे, 16 के अंदर 5 दोस्तों के साथ 2 और लोग आ गए। ठीक है, तो 15 के तो 5 ग्राउंड्स, 16 के 7 ग्राउंड्स, आपको ध्यान रखना है। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि अगर निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा तो फिर कुछ राज्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता कैसे मिल जाती है? हरियाणा बोलता है कि भाई हम तो हमारे इधर वालों को ज्यादा सीटें देंगे। आप कहीं जैसे जाते हैं, हिमाचल वगैरह जाए या फिर और कहीं पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां पे उनके लिए सीटें रिजर्व होती है। ऐसा क्यों है? ऐसा लिखा हुआ है अपने संविधान के आर्टिकल 16(3) में। संसद कानून बनाकर कुछ विशेष राज्यों और यूटीज के अंदर सरकारी नौकरियों के लिए निवास की अनिवार्यता तय कर सकती है। ये किसके हाथ में है? ये हाथ में है संसद के। क्या स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है? नहीं। कौन कर सकती है? संसद ही ऐसा कर सकती है। तो इसके बाद आता है आर्टिकल 16(4). संविधान कहता है अगर किसी पिछड़े वर्ग का सरकारी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राज्य उनके लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। तो राज्य को शक्ति है कि सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित कर सकता है। ध्यान रखना, संविधान ये नहीं कहता कि हर हाल में आरक्षण देना ही होगा। ये केवल शक्ति देता है कि आवश्यकता होने पर राज्य ऐसा कर सकता है। तो आप ये सकता है और करेगा, इन शब्दों का बहुत विशेष ध्यान रखें। एग्जामिनर ऐसे वर्ड से ही खेलता है। आप ऐसे की ऐसे याद करके गए कि संविधान का अनुच्छेद 16(4) कहता है कि राज्य को शक्ति है कि सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने पर पिछड़े वर्गों के लिए पद आरक्षित करेगा। और आप टिक कराओगे कि हाँ बिल्कुल सही है। तो कर सकता है और करेगा, इन सब का आपको ध्यान रखना है। देखो कितना शानदार फ्लो है। अनुच्छेद 15 में हमने क्या पढ़ा? शिक्षा और सामाजिक उत्थान के लिए जो विशेष प्रावधान थे वो हमने आर्टिकल 15 के अंदर पढ़े। आर्टिकल 16 ने भी उसी विचार को आगे बढ़ाया और कहता है कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सरकारी नौकरी में भी सामाजिक न्याय सुनिश्चित किया जाएगा। तो जो आपके सरकारी नौकरी है उसके लिए या फिर कोई भी रोजगार है उसके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? शिक्षा जरूरी है, और उससे पहले समानता जरूरी है। पहले समानता आई, फिर शिक्षा आएगी, फिर उसके बाद में रोजगार में अवसर सबको बराबर मिलेगा। तो ये हो रहा है ना सोशल जस्टिस,
जो हमारे प्रस्तावना के अंदर लिखा हुआ था। 3 तरह के न्याय थे, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, है ना। तो ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे आता है मंडल केस और आरक्षण की सीमाएं। देखो, हमने जो 16(4) पढ़ा उसके अंदर संविधान ने राज्यों को आरक्षण देने की शक्ति तो दे दी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आरक्षण कितना होगा। क्या सेंटर 80%, 90% ऐसे सीटें रिजर्व कर सकती है क्या? तो यही सवाल आया, विवाद हुआ। विवाद पहुंचा कहां पर? अपने कोर्ट में, क्योंकि संविधान की व्याख्या कौन करता है? कोर्ट करता है। तो इसके लिए आया एक इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। उसके लिए 1979 के अंदर बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको मंडल आयोग कहते हैं, उसका गठन किया गया, है ना। 1979 के अंदर क्या हुआ? बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना। अब इसने कहा कि भाई ओबीसी के लिए 27% आरक्षण जो है वो लागू किया जाना चाहिए। 1990 के अंदर वीपी सिंह की जो सरकार थी उसने इसको लागू भी कर दिया। अब इसको लागू कर दिया तो भाई देश के अंदर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग की जो पहचान थी, उसकी जो समस्याएं थी, उसका सॉल्यूशन हो रहा था इससे। लेकिन ये जो 27% दिया गया उसके लिए विवाद हुआ। विवाद पहुंचा किसके पास? कोर्ट के पास। वो जो केस था उसे कहते हैं इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ वाद। कब का था ये? 1992 का। अब इसके अंदर क्या हुआ? जो आपका ओबीसी के लिए जो आरक्षण दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए जो 27% आरक्षण दिया गया है, उसको कोर्ट ने कहा कि भाई ये पूरी तरह से क्या है? संवैधानिक है। लेकिन न्यायालय ने साथ में एक बात और जोड़ी कि आप जो है इसके अंदर क्या करो? क्रीमी लेयर वाला कॉन्सेप्ट लेके आओ। कि जैसे मान लो एक परिवार है, वो कई पीढ़ियों से बहुत ज्यादा संपन्न है, अच्छी शिक्षा है, अच्छी इनकम है, अच्छी फैसिलिटीज है, तो क्या ऐसे परिवार को भी ये 27% आरक्षण के अंदर शामिल करना चाहिए क्या? भाई अगर ऐसे व्यक्ति को शामिल करते हो तो जो वास्तव में जरूरतमंद है उसको तो मिलेगा ही नहीं, वो तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। क्योंकि ये तो अभी मैंने बात की ना कि जो बराबर में खड़ा है या नहीं, पहले उसको सामान लाना पड़ेगा। वो बच्चा एक जिसके पैर में चोट है और एक जो बिल्कुल स्वस्थ है, पहले उनको बराबर लाओ। अब ये तो भाई जो स्वस्थ है, जिसके पास इनकम है, जिसके संपन्न परिवार है, जो अच्छी शिक्षा है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, तो उसको थोड़ी ना जरूरत है। तो इसलिए न्यायालय ने कहा कि भैया जो संपन्न और जो उन्नत तबके हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिला, नहीं मिलेगा। यानी कि जो पिछड़े वर्ग के आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्नत है उनको ये जो सुविधा है आरक्षण वाली, इससे वंचित रखा गया है। अब तीसरी बात आती है। तीसरी बात आती है कि भाई जो सामान्य परिस्थितियां हैं उसके अंदर देखो, असाधारण असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर लिखा हुआ है। मतलब जो सामान्य परिस्थितियां हैं उनके अंदर आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते। असाधारण परिस्थितियों के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। तो यदि जैसे एग्जाम के अंदर कोई ऐसा पूछ ले कि 50% की सीमा हर स्थिति में लागू होगी रिजर्वेशन में, तो हर स्थिति में वो लागू नहीं होगी। वो वाला जो सेंटेंस है, वो कथन जो है वो गलत माना जाएगा। इसके बाद आता है चौथा और इम्पोर्टेंट एक पार्ट है कि भाई जो आपके सरकारी नौकरियां हैं उसके अंदर जो पदोन्नति है उसके अंदर आरक्षण आपको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो इसके अंदर जो इंदिरा साहनी बना भारत संघवाद था, इसके अंदर ऐसे कहा गया कि भैया प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। ये यहां तक की बात है, आगे जाके ये बदलेगा, है ना। लेकिन इंदिरा साहनी में क्या कहा गया था कि सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। तो चार बातें हो गई, 27% आरक्षण, क्रीमी लेयर 50% से ज्यादा नहीं, और पदोन्नति में आरक्षण नहीं। आगे
आर्टिकल 17 जो है उसके अंदर क्या कहते हैं, जो आर्टिकल 17 है वो अस्पृश्यता, छुआछूत या अनटचेबिलिटी जो है उसको खत्म करता है। उसके अंत के लिए ये आर्टिकल लाया गया। हम अभी बात कर रहे हैं समानता की, भेदभाव की, आरक्षण की, इन सब की बात कर रहे हैं। लेकिन अब संविधान के अंदर जो है एक ऐसी बुराई जो लाखों वर्षों से, लाखों तो क्या हजारों वर्षों से लाखों लोगों को प्रभावित कर रही है, ऐसे मान लो आप, लाखों बोल ही दिया तो वो जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी जिस चीज को एक समाज का तबका सहे जा रहा है, वो बुराई है, उसको खत्म किया जाना चाहिए, ऐसा संविधान सभा ने सोचा। तो उसको खत्म करने के लिए एक पूर्ण अधिकार लेके आए, आर्टिकल 17। ये कैसा है, एक पूर्ण अधिकार है, इसका कोई अपवाद नहीं है, यानी राज्य और निजी व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में इसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसको थोड़ा सा मैं और आपको समझाता हूं कि जरा आप सोचो ऐसे कि अगर किसी व्यक्ति से सिर्फ उसकी जाति के कारण कहा जाए तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, या फिर तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते, या तुम्हारे साथ बैठने का अधिकार नहीं है, क्या ये केवल उसका अपमान है? नहीं, ये उसकी ह्यूमन डिग्निटी यानी कि जो मानव गरिमा है उसके ऊपर अटैक है। और इसीलिए संविधान सभा ने हमारे संविधान में इसके लिए कोई समझौता नहीं किया। इसीलिए ये स्टेट और जो आपका कोई पर्सन हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ, दोनों के खिलाफ ये मिलता है। आर्टिकल 17 साफ शब्दों में ये कहता है कि अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में पालन करना निषिद्ध है। किसी भी रूप में पालन करना क्या है, निषिद्ध है। यहाँ पर जो ये जो लाइन मैंने बोली है, किसी भी रूप में पालन करना निषिद्ध, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है। यानी कि छुआछूत चाहे किसी भी तरीके से की जाए, संविधान उसे स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें यहाँ पे लिखी हुई होगी। अनुच्छेद के रूप में घोषित करता है, समाप्त करता है, और इसको क्या बनाता है, ये दंडनीय अपराध भी बनाता है। तो मतलब ये सामाजिक बुराई है, यदि ऐसी कोई बुराई करता है तो वो कानून तोड़ने से वो एक अपराध होगा और उसके दंड का प्रावधान है। इसके लिए जो है संसद ने, अब ये दंड कैसे दिया जाए, इसके लिए संसद ने अधिनियम बनाए। अस्पृश्यता अधिनियम, अपराध अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसका नाम 1976 में बदला नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, इसका नाम बाद में कर दिया गया। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, SC ST अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी लागू किया गया है। अब क्या संविधान के अंदर अस्पृश्यता की भाषा, वो जो परिभाषा जो है वो दी गई है क्या, अनटचेबिलिटी जो है उसको परिभाषित किया हुआ है क्या? नहीं, संविधान ने तो इसको परिभाषित नहीं किया, तो कौन करेगा, इसको परिभाषित करेगा कोर्ट। तो जो मैसूर हाई कोर्ट है उसने इसको परिभाषित इस प्रकार से किया कि ये, इसकी कोई डेफिनेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है, जो ऐतिहासिक रूप से जो चली आ रही सामाजिक कुरीति या कुप्रथा है वही क्या है, उसी के लिए क्या लिखा गया है, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, 14 में क्या था, कुछ अपवाद थे, 15 में कुछ अलग से प्रावधान थे, 16 में कुछ अलग से अपवाद थे, 17 जो है इसके अंदर किसी टाइप का कोई भी अपवाद नहीं है। अच्छा, 16 के अंदर मैंने आपको वो बताया क्या, 16(4) पिछड़े वर्ग के लिए ये ठीक है। तो इसके अंदर कोई भी अपवाद नहीं है, मतलब ये कैसा है, एब्सोल्यूट राइट है, ये एक पूर्ण अधिकार है। यही जो अनुच्छेद 17 है इसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो तब से ये चले आ रहा है, हमारे जो समाज से छुआछूत है,
ऐसी बुराई जब तक खत्म नहीं होगी तब तक ये लिखा हुआ तो है ही संविधान में कि है। बाकी आप और मैं देख रहे हैं लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, वो तो ठीक है, हो ना हो, आप और मैं क्या ही कर सकते हैं। आगे आता है आर्टिकल 18, सामाजिक समता हेतु उपाधियों का अंत। अब भाई देखो, अगर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे लगाए राय बहादुर, महाराजा, सर, खान, बहादुर, ऐसे यदि कुछ लगाता है तो आपको कैसा लगेगा? आप ये कहोगे अरे यार ये क्या बकवास चल रही है, अंग्रेजों के जमाने की बात है, क्या राय बहादुर महाराजा वगैरह वगैरह लगा रहे हो, है ना? तो ये अंग्रेजों के जमाने में ऐसे अंग्रेज ऐसे उपाधियां दिया करते थे। एक वो फूट डालो और राज करो वाली उनकी नीति थी ना। तो सामाजिक असमानता वो चाहते थे कि पैदा हो। हमारा जो संविधान है वो नहीं चाहता कि इस तरह की कोई चीजें हो। इसलिए इस तरह की जितनी भी ये उपाधियां हैं उनका अंत कर दिया गया, और ये कहा गया कि राज्य, सेना और विद्या, जो आपकी एजुकेशन और जो मिलिट्री है, उससे आप जो कमा रहे हो, जो आपके कर्म से जो आपने उपाधि कमाई है, जैसे डॉक्टर, कर्नल, इंजीनियर, एडवोकेट, ये जो आप उपाधियां कमा रहे हो ये ही आप यूज कर सकते हो। बाकी आपको कोई अधिकार नहीं है कोई भी उपाधि यूज करने का, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सभी नागरिक क्या है, बराबर हैं। और इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। क्या विदेशी नागरिक जो है भारत, उसको भारत सरकार उसको उपाधि दे सकती है क्या? हाँ, जो यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है तो उसके बाद वो विदेशी नागरिक जो है उसको सरकारी सेवा के अंदर नियुक्त करना और ऐसी काम जो है उसके लिए सम्मान कर सकता है देश हमारा, और कोई पद वगैरह प्राप्त कर सकता है यदि राष्ट्रपति अनुमति देता है तो। ऐसे ही हमारे जो भारत का नागरिक है वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना किसी दूसरे देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता। विदेशी जो है वो यहाँ पे पद नहीं प्राप्त कर सकता, कोई सम्मान वगैरह प्राप्त नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। और किसी विदेश से जो है हमारा जो नागरिक है भारत का, जो नहीं सॉरी विदेशी नागरिक जो भारत के अंदर नौकरी कर रहा है वो अन्य किसी देश से भी उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता बिना राष्ट्रपति की इजाजत के। ठीक है, तो इन्हीं सब के चक्कर में एक केस आया, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। इसके अंदर कहा गया कि भाई ये जो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ऐसे जो पुरस्कार है, क्या ये पुरस्कार है, इनको आप यूज कर सकते हो क्या अपने नाम के पहले और बाद में? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये पुरस्कार या सम्मान है, ये उपाधियां नहीं है, और आप इसको उपाधि की तरह इसको यूज भी नहीं कर सकते हो। यदि ऐसा करते हो तो आपको वो जो पुरस्कार वगैरह है वो त्यागने पड़ेंगे या फिर आपसे छीन लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं आर्टिकल 18 के अंदर, ये आप पढ़ना। यहाँ पर जो हमारे समता वाला जो है वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब इससे संबंधित कुछ जो संविधान संशोधन है समता के अधिकार से संबंधित, वो चार ये संशोधन आपको ध्यान रखना है। पहला संविधान संशोधन 15(4) जोड़ा गया था, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, जो SC ST है उनके लिए ये, है ना। फिर आपके 77वां संविधान संशोधन 1995, इसमें 16(4)A जोड़ा गया था, है ना। SC ST के लिए सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था, ये मैंने अभी बताया था ना कि इंदिरा साहनी केस के टाइम पे तो ऐसे हुआ नहीं था कि आपके पदोन्नति में आरक्षण है ना। उसके जो प्रोविजन हम चार देख रहे थे उसमें तो ये मना किया था, लेकिन बाद में जो है 77वां जो संविधान संशोधन किया गया ताकि पदोन्नति के अंदर आरक्षण दिया जा सके, ये 1995 में हुआ। फिर 81वां जो संविधान संशोधन 2000 के अंदर हुआ, उसके अंदर 16(4) भी जोड़ा गया। जो बैकलॉग है
उसके अंदर आप जो है 50% की सीमा को समाप्त कर सकते हो कि पहले से किसी कैटेगरी की यदि सीटें ज्यादा खाली है तो आप 50% से ज्यादा सीटें उनके लिए आरक्षित कर सकते हो। फिर 103वां संविधान संशोधन जो कि अभी हाल ही में 2019 में हुआ, इसके अंदर 15(6) और 16(6) जोड़े गए और जो आपके अनारक्षित वर्ग है उसमें से आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसको उच्च शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण प्रदान किया गया है। तो ये वाली जो चीजें हैं ये हमने देख ली है। इसके अलावा ये आप देखना, इसके अंदर आपके रिवीजन है, अपवाद वगैरह सब कुछ मैंने अलग से लिख रखा है, तो इसको आप पढ़ना, याद करना। काफी लंबी क्लास हो गई है, इतने लंबे समय तक अक्षम एकेडमी पर आप बने रहे, उसका उसके लिए आपका धन्यवाद।